हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कैसडी फ्लाइंग नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैंडविच एलाइजा के बारे में। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, सैंडविच एलाइजा जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बायोटिन स्ट्रेप्टाविडिन। दोस्तों, आज मैं पहले से फिगर बना के यहाँ पे रखा हुआ हूँ ताकि आपको हमें कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा टाइम ना देनी पड़े, क्योंकि इससे पहले के वीडियो थोड़े लंबे हो जा रहे थे। तो उसमें थोड़ी कंप्लेन आ रही थी कि इतने लंबे वीडियो बनाओगे तो कौन देखेगा, इतना लंबा कौन देख पाता है, किसके पास इतना टाइम होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में वीडियो को बनाओ। तो हमने इस बार कोशिश की है कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वरना अगर हम जितना डिटेल में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ाए हैं, अगर हम उतनी ही डिटेल में इसको भी पढ़ाएँ तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को उतना लंबा ना खींचा जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी थी वो हमने वीडियो नंबर 1 में दे दी है, जिसमें हमने सारे केमिकल्स के कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में बात की, कितना क्या चाहिए होता है, चाहे वो आपका कोटिंग बफर हो, डाइल्यूशन बफर हो, ब्लॉकिंग बफर हो, सीरा को कैसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, कोटिंग कैसे करते हैं, कितने नैनोग्राम पर वेल लेते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम बहुत ही पहले बात कर चुके हैं। आपको अगर देखना होगा तो जो एलाइजा का बेसिक वीडियो है, वीडियो नंबर 1, आप उसको देख सकते हो। और वीडियो नंबर 3 जो कि इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में है, वीडियो नंबर 3 जो इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में है, और वीडियो नंबर 1 जो कि बेसिक्स है एलाइजा का, जिसमें सारे केमिकल्स, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों के बारे में है। बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन है विद द कैलकुलेशन, क्योंकि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एलाइजा में दे रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट वेबसाइट्स की प्रोटोकॉल और डिफरेंस बुक्स पढ़ने के बाद ही आप इसे गेन कर पाओगे। एक सिंगल वीडियो में ना तो कोई लेक्चरर आपको सिखा सकता है, ना ही कोई रिसर्चर सिखा सकता है, ना ही कोई टीचर आपको सिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो तीनों वीडियो देखोगे 1 बाय 1, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतनी मेहनत करें, इतना टाइम लगाएं, इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाएं, बताएं, फिर भी आपको ये लगे कि अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं आपको प्राइमरी एंटीबॉडी के बारे में सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी और HRP कॉन्जुगेशन, इन सब के बारे में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 3 में, सबसे ज़्यादा वीडियो नंबर 3 में जो कि इनडायरेक्ट एलाइजा का है, जो लगभग 52 मिनट का एक वीडियो है, उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको बार बार वीडियो को रीबैक करके देखो, पॉज करके समझो। एक बार अगर आप समझ लिए तो लैब में जाके जब आप वर्किंग एरिया में खड़ा होगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब एक्सपेरिमेंट में कैसे आगे करना है, क्या प्लान करना है, क्योंकि हमने उसमें आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सैंडविच एलाइजा, जिसे हमने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि पहला वाला है आपका डायरेक्ट एलाइजा, दूसरा है इनडायरेक्ट एलाइजा, तीसरा है बायोटिन स्ट्रेप्टाविडिन। दोस्तों, बहुत पहले ही जो हम तीसरा वीडियो बना रहे थे और पहला वीडियो, उसमें थोड़ा थोड़ा हमने डिटेलिंग कर दी थी इन तीनों के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसको बताएंगे कि कैसे कैसे ही करते हैं, और जो प्रोसीजर फॉलो होता है 1 बाय 1 वो आपको वीडियो नंबर 3 से, जो कि इनडायरेक्ट एलाइजा का है, उससे आपको वहाँ से नोट करना पड़ेगा, वहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि लिखने के बाद आपको लिख के समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि हमने उसके बारे में पहले बात कर ली है। तो आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती है आपको, तो आपका स्वागत है, हम यहाँ पे हैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट एलाइजा है। ठीक है, डायरेक्ट एलाइजा हम क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो एंटीबॉडी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आप ये याद रखना, ये जो एंटीबॉडी होगी ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी, मैब। ठीक है, क्यों मैब होगी? क्योंकि अगर पॉलीक्लोनल रहेगी ना तो हो सकता है कि जब हम उस टेस्ट सैंपल को ले रहे हैं या सीरा को ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे वो क्रॉस रिएक्टिविटी दे के फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेने के पीछे लॉजिक होता है कि ये सिर्फ सिंगल एपिटोप के लिए एक्टिव होती है और बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होती है और हाईली सेंसिटिव होती है। इसलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि ऐसे जब एलाइजा टेस्ट होते हैं तो उसमें मैब का यूज़ किया जाए इन कंपैरिजन टू पैब। पैब मीन्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, मैब मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जब कभी मैं मैब बोलूँ तो आप समझ जाना मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब कभी भी मैं पैब बोलूँ, PAB, पैब बोलूँ तो आप समझ जाना पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो हमने माइक्रोटाइटर वेल बना दिया है। ठीक है, माइक्रोटाइटर वेल है। आप
ठीक है। इस पर आपने कोट कर दिया है एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी को कैसे कोट करोगे, जैसे हमने पिछला वीडियो में हमने बताया इनडायरेक्ट एलाइजा में 100 नैनोग्राम पर वेल, ठीक है। आप 100 नैनोग्राम पर वेल कम से कम कोट करो। आप इसको लेस देन भी कर सकते हो 100 से। ये आपका अगर 20-30 नैनोग्राम भी रहेगा तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ ऑप्टिमम माना जाता है कि 100 नैनोग्राम एटलीस्ट हो, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और ऑप्टिमम आए। तो यहाँ पे आप कोट कर दोगे 100 नैनोग्राम पर वेल एंटीबॉडी, ठीक है दोस्तों। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये आपकी मैप होगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने सिर्फ एक यहाँ पे मैप बनाया हुआ है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे एक नहीं होती है, यहाँ पे ऐसे ही सरफेस में मल्टीपल लगी रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीरा से, जैसा कि हमने सीरा को कैसे डाइल्यूट करते हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने टेस्ट के लिए, वहाँ से सीरा आप एक प्रॉपर डाइल्यूशन बना के, अगर आपका टेस्ट सैंपल है तो 1:4000 डाइल्यूट करके यूज़ करो, या अगर आपका टाइटर के लिए तो जनरली ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होता है। टाइटर वगैरह के लिए सबसे बढ़िया होता है इनडायरेक्ट एलाइजा। ये ज़्यादातर डायग्नोसिस के केसेस में यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को डायग्नोस करना है कि वो डिजीज़ है कि नहीं, अब मान लो हम आपको बार बार अपना एग्जांपल देते हैं, सपोज हमको कोविड का टेस्ट करना है, ठीक है। अब वो सैंडविच एलाइजा में डायरेक्ट मेथड से चेक करना है, तो क्या करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोविड का एंटीजन बन चुका होगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन हुआ, हम कोविड पॉजिटिव हैं, हमारे सारे सिम्टम्स हैं, बॉडी के अंदर हमारा एंटीजन बन चुका है, ठीक है। वो नेटिव एंटीजन होगा। नेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो वायरस से सीधे आया रहेगा, हम उसे कोई रिकॉम्बिनेंट तरीके से नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, जो वो एंटीजन होगी उसके अगेंस्ट में हम मैप बना चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लैब्स बनाते रहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो जो हमारे अंदर कोविड का वायरस होगा उस एंटीजन के अगेंस्ट में कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई लैब बनाएगी, जिससे आप परचेज़ कर लो, या आप अपने लैब में अपने अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो तो हाइब्रिडोमा करके खुद मैप बनाओ, ठीक है। फिर उस मैप को यहाँ पे आप कोट करोगे, ठीक है दोस्तों, 100 नैनोग्राम पर वेल। अब मैप प्यूरीफाई कैसे करते हैं वो सब एक बहुत ही बड़ा टास्क है, तो वो भी एक प्यूरीफिकेशन का डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, एंटीबॉडी प्यूरीफिकेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में आता है। वो सब मैं बाद में कभी बताऊँगा इस बारे में, कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप लेते हैं। तो आप वहाँ पे उस मैप को यहाँ पे 100 नैनोग्राम पर वेल कोट करोगे, ठीक है। अब सपोज़ मुझे कोविड हुआ है, आप मेरे बॉडी से ब्लड निकालो और वहाँ से सीरा सेपरेट करो। सीरा कैसे सेपरेट करना है, कैसे डाइल्यूशन बनाना है, वो सब हमने वीडियो नंबर 3 में इनडायरेक्ट एलाइजा में बता दिया है, वहाँ पे आप जाके प्लीज़ देख लें। और उस वीडियो का मैं लिंक भी डाल दूँगा, सो डैट कि आप उस लिंक से सीधे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ब्लड से आपने सीरा सेपरेट करके सीरा को आपने इसमें ऐड किया। तो ये जो मैप यहाँ पे कोट हुई है दोस्तों, तो जब आप सीरा डालोगे ना, उसमें जो हमारा कोविड का एंटीजन होगा, सपोज न्यूक्लिक एसिड एंटीजन है, ठीक है, वो इस मैप के अगेंस्ट में बहुत ही स्पेसिफिक होगी। तो जो हमारा ये कैप्चर एंटीबॉडी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कैप्चर एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी है जो एंटीजन को कैप्चर करेगी, मतलब पकड़ेगी, ठीक है। तो ये कैप्चर एंटीबॉडी आपके एंटीजन को, जैसे मेरे बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल के सीरा को सेपरेट किया, फिर उस सीरा को आपने इस वेल में डाल दिया है, तो वेल में डालने के बाद जो कैप्चर एंटीबॉडी है उससे बाइंड कर जाएगी एंटीजन से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो डिटेक्शन एंटीबॉडी है, ये डिटेक्शन एंटीबॉडी बोलते हैं इसको, क्योंकि यही डिटेक्ट करेगी कि आपका एंटीजन है कि नहीं, और एंटीजन है तो वही कलर प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ HRP, ठीक है। तो आप प्राइमरी एंटीबॉडी इसमें ऐड करोगे, ठीक है दोस्तों। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करोगे तो इंक्यूबेट करोगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप इसमें TMB ऐड करोगे। TMB ऐड करने के बाद अगर आप पॉजिटिव हो, जैसे मैं अगर पॉजिटिव हूँ सपोज, तो मेरी एंटीजन ये कैप्चर एंटीबॉडी और डिटेक्शन एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे HRP के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे पहला स्टेप, ठीक है, कैप्चर एंटीबॉडी कोटिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करोगे, इंक्यूबेशन करोगे, इंक्यूबेशन 4 डिग्री ओवरनाइट, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो ये इंक्यूबेट कर दोगे 4 डिग्री पे कोटिंग के लिए, फिर अगले दिन निकालोगे तो वॉश करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप वॉश का होगा। चौथा आपका टैप एंड ड्राई होगा। ये सब मैं बता चुका हूँ दोस्तों, टैप एंड ड्राई होगा। पांचवा होगा आपका सीरा, एडिशन ऑफ सीरा, ठीक है, एडिशन ऑफ सीरा जिसमें हमारी एडिशन ऑफ सीरा जिसमें हमारी एंटीजन होगी, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप इसको इंक्यूबेट करोगे एट 37 डिग्री C फॉर 1 आवर, ठीक है दोस्तों। देन क्या होगा, छठे के बाद सातवें पे आप 1 घंटा होने के बाद वॉश करोगे। वॉश कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। वॉश के बाद अगेन टैप एंड ड्राई,
ठीक है दोस्तों, टैप एंड ड्राई। फिर यहाँ पे आप 9वें नंबर पे टैप एंड ड्राई के बाद आपने यहाँ पे सिरा डाल दिया था, अब यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करोगे, ऐड, जो कि HRP से कॉन्जुगेटेड होगी। ठीक है, अब 10वें नंबर पे इंक्यूबेट करोगे इसको 1 आवर 37 डिग्री C। फिर क्या करोगे, वॉश करोगे दोस्तों, फिर टैप एंड ड्राई करोगे। ठीक है, फिर 13 पे आप इसको ऐड TMB। ठीक है, 14 पे ऐड स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, TMB इंक्यूबेट फॉर 15 मिनट इन डार्क। ठीक है, अब स्टॉप सॉल्यूशन ऐड करोगे एंड टेक OD एट 450 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, 450 नैनोमीटर पे आप इसका OD ले लोगे। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसको बैकग्राउंड से कंपेयर करोगे। बैकग्राउंड के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कंट्रोल लगाना पड़ता है, अगेन मैं वही बताऊंगा इनडायरेक्ट वाले वीडियो में, इनडायरेक्ट एलाइजा वाले वीडियो में। आप उसको जाके वापस से देख के आइए, फिर उससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कोविड से पॉजिटिव हो कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सोच समझ लो, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो इनडायरेक्ट और बायोटिन स्टेप्टोडाइन बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान लो मुझे कोविड हुआ, ठीक है, सारे सिम्टम्स आ गए, सब है। अब मुझे करना है टेस्ट, किससे, सैंडविच एलाइजा से, डायरेक्ट मेथड से। तो हमने अपना ब्लड दे दिया, ठीक है, किसी एजेंसी को, किसी कंपनी को जो टेस्ट करती है। तो उस कंपनी के पास क्या होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, वो ऑलरेडी या तो प्लेट पे कोटेड रहेगा या कोट करके रेडी करेंगे 100 नैनोग्राम पर वेल। ठीक है, फिर उसमें हमारा सीरा डाल देंगे एक प्रॉपर डाइल्यूशन में 1:8000 1:4000 जो भी वो ऑप्टिमाइज़ किए होंगे। तो उसमें हमारा सीरा डाल देंगे और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो मैप है वो स्पेसिफिक होगी एंटीजन से, तो एंटीजन को बाइंड कर लेगी अपने एपिटोपिक रीजन पे। ठीक है, और प्राइमरी एंटीबॉडी FC रीजन पे HRP से कॉन्जुगेटेड होती है। फिर क्या करेंगे, इसको 1 घंटा इंक्यूबेट करेंगे, वॉश करेंगे, टैप एंड ड्राई करेंगे। फिर इसमें TMB ऐड करेंगे, 15 मिनट डार्क में रखेंगे। 15 मिनट डार्क में रखने के बाद जब कलर डेवलप हो जाता है तो उसमें स्टॉप सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, फिर वो येलो कलर का हो जाएगा। फिर उसको 450 नैनोमीटर पे उसकी OD ले लेंगे, फिर उस OD को कंपेयर कर लेंगे बैकग्राउंड से। अगर बैकग्राउंड से ज़्यादा OD आ रही है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वालिटेटिव की बात है। अगर हम सिर्फ डेटा को देख के बता रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये क्वालिटेटिव में आता है दोस्तों। क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव एस्से में क्या होता है, पहले आपको स्टैंडर्ड चलाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैसे चलाना पड़ेगा, कि आपने मैप यहाँ पे कोड कर दिया, यहाँ पे जो एंटीजन यूज होगा, सपोज कीजिए जैसे कोविड का मेरा एंटीजन है यहाँ पे, वो एंटीजन पहले से किसी रिकम्बिनेंट तरीके से बना के प्यूरीफाई करके उसका एक नोन कंसनट्रेशन चलाया जाता है। ठीक है, कि 5 नैनोग्राम, 10 नैनोग्राम, 20 नैनोग्राम, 30 नैनोग्राम। फिर उससे क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे आप ब्रेडफोर्ड वगैरह में बनाते होगे। ठीक है, तो आपकी कुछ इस तरीके से आपका एक ग्राफ जाता है। ठीक है, इधर आपकी हो जाती है OD, इधर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, तो OD और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में आप एक ग्राफ बना लेते हो। ठीक है, फिर उसी जिस ग्राफ में आप लगाते हो Y = mx + c। तो दोस्तों इसी ग्राफ के बेसिस पे आप इसको प्लॉट करते हो। तो सपोज अगर आपकी OD कहीं इस बीच में आ रही है, ठीक है, अब जैसे आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन थी 0, फिर यहाँ 5 नैनोग्राम, ठीक है, यहाँ 10 नैनोग्राम, 20 नैनोग्राम, 30 नैनोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब इधर वैसे ही आपकी OD आती है 0, 0.5, 1, 1.5, 2। ठीक है, अब मान लो कहीं 5 की आपकी आई थी OD, ये यहाँ पे। ठीक है, 10 की आपकी आई OD कहीं 1.5 पे, 20 की कहीं आई आपकी OD इस तरीके से 2 के आसपास। तो क्या करोगे, आपका अननोन जो सैंपल होगा, ठीक है, अब उसकी OD आप मान लो कहीं आ रही है 1.5 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट करोगे यहाँ से यहाँ, तो आपको ये पता चल जाएगा आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ 5 और 10 नैनोग्राम के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उससे क्वान्टिटेटिव ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आप ब्रेडफोर्ड करते हो, ब्रेडफोर्ड में आप BSA का स्टैंडर्ड चलाते हो, कितने 1 mg 2 mg। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड बना के रन करते हो, फिर ग्राफ प्लॉट बनाते हो। ठीक उसी तरीके से भी होता है। अगर आप एक्सेल पे करते हो तो वहाँ पे फार्मूला वगैरह फिट हो जाता है, Y = mx + c करके। जब आप इनपुट डालते हो तो आउटपुट आपको दे देता है और आपका रिजल्ट आ जाता है कितने नैनोग्राम है आपका लोड है। ठीक है, तो इससे क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों इससे हो सकता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा।
दोस्तों बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एलाइजा इतना टफ है नहीं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा पे। ठीक है, डायरेक्ट एलाइजा आपका सैंडविच में हो गया, इनडायरेक्ट एलाइजा सैंडविच में। ठीक है, आप ये मत समझना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच और कम्पिटेटिव की बात हो रही है। यहाँ सैंडविच में 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बायोटीन स्ट्रेप्टोविरीन। ठीक है, क्योंकि आप अब तक यही पढ़ते आए होंगे कि एलाइजा 4 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटेटिव। अब आप मेरे से पढ़ रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अलावा सैंडविच में भी 3 तरीके का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्ट्रेप्टोविरीन, बायोटीन। और जो आपका चौथा है कम्पिटेटिव, वो भी 3 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो कम्पिटेटिव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट एलाइजा सैंडविच का समझ में आ गया होगा तो ये समझना बहुत ही आसान है। आप फिर से अगेन मान लो कि मैं कोविड पॉजिटिव सैंपल हूँ, इस टेस्ट के लिए मैं ब्लड दूंगा टेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा, जिस एजेंसी को दूंगा उसके पास पहले से होगी एंटीबॉडी कोटेड प्लेट, या वो मैप लेके पहले से कोट करेंगे 100 नैनोग्राम पर वेल। फिर उसमें हमारा सीरा चला देंगे, फिर उसमें इस सीरा के अगेंस्ट में, मतलब जो एंटीजन है सीरे में कोविड का, उसके अगेंस्ट में एक दूसरी एंटीबॉडी होगी जिसे प्राइमरी बोलोगे, जिसे डिटेक्शन एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिटेक्शन के लिए होती है, डिटेक्शन। अगर ये डिटेक्ट करेगी तभी हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी इससे रिएक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और ये आपका जो है ये कैप्चर है। ठीक है दोस्तों, ये कैप्चर एंटीबॉडी है। दोस्तों जो एलाइजा का प्रिंसिपल है कुछ इसी तरीके से, आपका जो रैपिड एंटीजन किट होती है उसका भी प्रिंसिपल कुछ इसी तरीके से होता है, कैप्चर एंटीबॉडी, डिटेक्शन एंटीबॉडी, एंटीजन। ठीक है, उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, कैसे रैपिड एंटीजन का प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप मेरा ब्लड लेके जाओगे, आपके पास ऑलरेडी कोटेड प्लेट होगी, आप 100 नैनोग्राम पर वेल के हिसाब से इस मैप को कोट करोगे, ये वाली जो है। उसके बाद आप सीरा डाल दोगे जिसमें एंटीजन होगी, तो सीरा इसके एपिटोपिक रीजन से बाइंड हो जाता है। फिर आप उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालोगे जिसे डिटेक्शन एंटीबॉडी भी बोलते हैं, वो भी एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक होगी। फिर ये एंटीजन से बाइंड हो जाएगी, फिर इस एंटीजन के अगेंस्ट में सेकेंडरी बॉडी आपकी स्पेसिफिक होगी, वो इसके एफसी रीजन से बाइंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर ये इसमें एचआरपी होगा, जब आपका ये एचआरपी जब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी, जब आप टीएमबी डालोगे तो यही एचआरपी ऑक्सीडाइज करके टीएमबी जो ब्लू कलर देता है उसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप स्टॉप रिएक्शन डालोगे येलो कलर में, फिर वैसे ही ओडी ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 ही एंटीबॉडी यूज हो रही थी और इसी के साथ आपका एचआरपी था, लेकिन इस केस में 2 ही एंटीबॉडी थी और एचआरपी प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी के साथ ही कोटेड था। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब ज़्यादा के लिए आप वहाँ पे जाना वीडियो इनडायरेक्ट एलाइजा वाले में। प्राइमरी एंटीबॉडी होती है एंटीजन स्पेसिफिक। ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक। सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी स्पेसिफिक। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे हुई, अब देखो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है ना, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये इस एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक है। वैसे यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी वो एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक थी। सेकेंडरी एंटीबॉडी कौन सी है, ये वाली है। सेकेंडरी एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के नहीं बल्कि एंटीबॉडी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वो भी उसके कंजर्व रीजन जो एफसी पे होता है। ठीक है, कल मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप जब, आपको पता है वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको मैंने बोला था इसे ही फैब रीजन बोलते हैं। यही एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, कोई इसी ही एपिटोपिक रीजन बोलते हैं, एपिटोपिक रीजन बोलते हैं। और ये आपका जो एफसी रीजन होता है ये कंजर्व्ड होता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अगर आईजीजी है ह्यूमन का तो सारे ह्यूमन के आईजीजी में एफसी रीजन कंजर्व्ड होगा। ठीक है, अगर ये सिप का है, गोट का है, तो गोट के सारी स्पीसीज में आईजीजी का एफसी कंजर्व्ड होगा। तो क्या होता है, जैसे ये भी आईजीजी ही है जो प्राइमरी है, तो प्राइमरी का एफसी कंजर्व्ड है, यही वाला कंजर्व्ड रीजन ही यूज करके गोट में डाल के या रैबिट में डाल के सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वो मैंने वीडियो में बता दिया है पिछले वाले, प्लीज़ जाके देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होती है, फिर इसको स्पेशल फिजियोकेमिकल कंडीशंस देके एचआरपी के साथ इसको कॉन्जुगेट किया जाता है। ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे किया जाता है एचआरपी का कॉन्जुगेशन। हाँ, मैं थोड़ा इस बारे में रिसर्च करूँगा, स्टडी करूँगा, फिर मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कि एचआरपी का कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। स्टेप सारे लगभग ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बस एक स्टेप बढ़ेगा कि यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज हो गया। कैसे, क्योंकि पहला स्टेप आपका था यहाँ पे कोटिंग का, दूसरा सीरा एडिशन का, तीसरा यहाँ पे प्राइमरी का, 3 ही मेन स्टेप था। ठीक है दोस्तों, 3 ही स्टेप के बाद आप रिजल्ट ले सकते थे। 3 ही मेन स्टेप होता है, कोटिंग, टेस्ट सैंपल का एडिशन, प्राइमरी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप है आपका कोटिंग, फिर सीरा मतलब सीरा जिसमें एंटीजन होगा उसका एडिशन, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप प्राइमरी,
चौथा स्टेप सेकेंडरी, तो 4 स्टेप हो गए। तो दोस्तों यहाँ 3 स्टेप थे, यहाँ 4 स्टेप थे। इसका मतलब है कि ये कम स्टेप का है, जल्दी होने वाला प्रोसेस है, दोनों ही सेंसिटिव है, ठीक है। इसे लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि इसमें चांसेस है कि रॉन्ग साइड पे इससे ना बाइंड होके कहीं और आपके एंटीबॉडी से एंटीबॉडी बाइंड हो जाए, तो भी आपका फॉल्स हो सकता है आ जाए, लेकिन इसमें कम चांस होता है कि आपका फॉल्स रिजल्ट आए पॉजिटिव। तो इसलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा इसके कंपेरिजन में कम पॉजिटिव होता है। इनका ज़्यादातर यूज़ डायग्नोसिस के फील्ड में होता है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपका डायग्नोसिस में बीमारियों को पता करने के लिए हो, ड्रग यूजिंग में हो, इसका यूज़ होता है, ठीक है। और फूड में काफ़ी यूज है एलर्जेंस वगैरह के डिटेक्शन में। अब दोस्तों तीसरा वाला है आपका ये, ठीक है, दूसरा वाला है आपका ये वाला, पहला वाला आपका ये है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा है, आपका फोकस यहीं पे है। प्लीज़ बी कंसंट्रेट हियर। तो दोस्तों अब जो आपका बायोटीन और इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है। किस मामले में? टाइम के मामले में। कैसे? अब यहाँ पे भी कोटिंग हुआ एक स्टेप, दूसरा स्टेप सीरा एडिशन हुआ, तीसरा स्टेप प्राइमरी ऐड हुआ, चौथा स्टेप स्ट्रिप्टाविडीन एचआरपी हुआ। दोस्तों ये जो स्ट्रिप्टाविडीन और एचआरपी है ना, ये एक साथ होता है, ठीक है। ये दोनों जब ऐड होते हैं तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रिप्टाविडीन एंड एचआरपी कॉन्जुगेट, ठीक है। हैव यू गॉट इट? स्ट्रिप्टाविडीन और एचआरपी कॉन्जुगेटेड होता है। साथियों यहाँ पे जो बायोटीन है वो ना प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेटेड है। तो आपका एक स्टेप यहाँ पे गया, ठीक है, कोटिंग में, दूसरा यहाँ पे गया सीरा के एडिशन में, तीसरा प्राइमरी में, चौथा स्टेप गया आपके स्ट्रिप्टाविडीन एचआरपी के कॉन्जुगेशन। तो सेम इनडायरेक्ट की तरह है, बस यहाँ पे जो एचआरपी का आपका कॉन्जुगेटेड था वो सेकेंडरी एंटीबॉडी से था, और आपका इस जगह पे वो सेकेंडरी एंटीबॉडी को हटा दी गई है, उसकी जगह पे स्ट्रिप्टाविडीन एचआरपी कॉन्जुगेटेड है। दोस्तों अब यहाँ पे जो स्ट्रिप्टाविडीन एचआरपी है ना, इसमें स्ट्रिप्टाविडीन का इंटरैक्शन बायोटीन के साथ होता है। बायोटीन के लिए स्ट्रिप्टाविडीन स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आके बाइंड हो जाएगा, इसलिए स्पेसिफिसिटी के मामले में ये इससे भी बेहतर होता है इनडायरेक्ट से। और इसका कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री और इसकी प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा आसान होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आप सोचो स्ट्रिप्टाविडीन एचआरपी को कॉन्जुगेट करके बिना एनिमल को यूज़ किए आप अपना रिएक्शन को तैयार कर सकते हो, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करके। लेकिन आपको यहाँ पे एक एनिमल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप एफसी रीजन को एज एंटीजन की तरह यूज़ करके आप उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। उस स्टेप से यहाँ पे बचा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा, एनिमल का यूज़ कम होगा, मैन पावर कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसको प्यूरिफिकेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट करने के लिए आपको आसान सा फिजिको केमिकल कंडीशन देके आप इसे कॉन्जुगेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैन पावर चाहिए होगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, एंटीजन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस चलता है, ये थोड़ा आसान है इसकी तुलना में, लेकिन सेंसिटिविटी के मामले में कम नहीं है, ठीक है। बहुत सारी किट में आजकल यही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप समझ लो कि सपोज मैं भी यहाँ पे कोट हो गई, फिर मेरा सीरा यहाँ पे डाला गया जो कोविड पॉजिटिव है। तीसरा इस कोविड पॉजिटिव के अगेंस्ट में ये सीरा, ये एंटीजन है ना, एंटीजन को यूज़ करके प्राइमरी एंटीबॉडी मैप फिर से जनरेट की जाती है। उसी मैप से जैसे आप एक मैप बनाते हो, ठीक है, हाइब्रिडोमा करके, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जॉर्ज कॉलर एंड सीजर मिलस्टीन ने यूज़ करके 1974 या 75 के राउंड, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, यूज़ करके उन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्निक बनाया। तो दोस्तों जब आप हाइब्रिडोमा करके मैप बनाते हो, मतलब फ्यूज़न करके वहाँ से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक क्लोन नहीं बनता, वहाँ पे आपका मल्टीपल क्लोन बनता है। हो सकता है 10 बने, 20 बने, 50 भी बन जाए, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, कुछ क्लोन ना बड़ा अच्छा काम करते हैं कैप्चर में, ठीक है, कुछ क्लोन बड़ा अच्छा काम करते हैं डिटेक्शन में। अब ये कैसे पता चलता है? ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे टेस्ट को लगा के कंफर्म किया जाता है कि एक जो हमारा पर्टिकुलर क्लोन है ये डिटेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक जो पर्टिकुलर क्लोन है वो आपके कैप्चर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करके उससे मैप को बनाया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 स्टेप है, आप यहाँ पे हमने बताया था कि आप उसके अगेंस्ट में मैप बना लियो, या अगर आप मैप नहीं बना पाए तो परचेज़ किया जाता है। दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ मैप बेचती हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी, जैसे जेनी ही है, ठीक है, और आपका फैपॉन है, और आपका बहुत कई सारे केमिकल जो है मिलते हैं किससे, मेरिडीन से, और आपका मर्क सिग्मा भी अब एंटीबॉडी बेचने लगा है। अब कौन कौन सा बेचता है अभी मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सारे एंटीबॉडी हैं, और यशराज बायोटेक भी बेचता है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन और ये सब मैब एंटीबॉडी भी सेल करती हैं, तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो कि हमको इसके अगेंस्ट में चाहिए। तो थोड़ी एक
कॉस्टली होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद इसको बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क और बहुत ज़्यादा केमिकल्स एनिमल का यूज़ होता है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप मैप परचेज़ करोगे, आप बनाओगे, यहाँ पे कोट करोगे 100 नैनोग्राम पर वेल। फिर यहाँ पे आप हमारा सीरा डाल दिए, जो मेरा सीरा है जो पॉजिटिव है मान लो ऐसा, ठीक है। वो बाइंड कर जाएगा इसके, जो कि हमने आपको बताया था 5 रीजन पे, जो कि एपिटोपिक रीजन होता है। वहाँ से आपकी डिटेक्शन एंटीबॉडी का एपिटोपिक रीजन बाइंड कर जाएगा, ठीक है। वो बायोटिन से कोटेड होगा। अब जो बायोटिन होगी आपकी स्पेसिफिक होगी स्ट्रेप्टाविडीन से। जब स्ट्रेप्टाविडीन और HRP का आप रिएक्शन कराओगे तो ये इंटरैक्ट कर जाएगा स्ट्रेप्टाविडीन से, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको TMB डाल के स्टॉप सोल्यूशन डाल के आप दिल ले लो। सारी प्रोसेस में आप जब कोट करोगे तो ओवरनाइट कर दोगे, फिर सीरा डाल के जब इसको रिएक्ट कराओगे तो 1 घंटा, फिर वैसे ही वॉश एंड टैप ड्राई, फिर उसके बाद आप प्राइमरी डालोगे 1 घंटा रखोगे, फिर वॉश एंड टैप ड्राई, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आता है स्ट्रेप्टाविडीन HRP 1 घंटा इंक्यूबेट करना 37 पे, फिर उसको टैप एंड ड्राई, फिर उसके बाद आपको TMB डाल के OD ले लेना है। दोस्तों कई बार हर चीज़ को 37 पे नहीं कर सकते, कई बार क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडी और कुछ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होता है और एक एजिटेशन पे होता है। तो उसके लिए एलाइजा प्लेट रॉकर आता है, ठीक है। तो उस पर रख के उस एक पर्टिकुलर स्पीड पे जैसे 300 RPM पे इसको घुमाना है, ठीक है। और इसकी बाइंडिंग उसी एजिटेटिंग कंडीशन में, उसे घूमते हुए कंडीशन में बहुत अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है जो कंपनी बना रही है, जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशन इसके लिए बहुत ही सूटेबल है, किस पे बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने बहुत मेहनत की, ठीक है, आपको समझाने की। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद एलाइजा समझ में नहीं आया तो और किसी की वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारी टॉपिक शॉर्ट में पढ़ी है, बहुत सारी PPT देखी है कि कौन कैसे पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपको बताया होगा। तो अगेन मैं कहता हूँ, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वीडियो को रीबैक करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, वीडियो को पॉज करके समझो, ठीक है, रिकॉल करो दिमाग से, फिर उसको समझो, फिर उसके बाद वापस आओ, फिर शुरू करो। बाकी जो यहाँ पे केमिकल लगेगा, जो स्टेप फॉलो होगा, वो स्टेप तो कुछ इसी तरीके से रहेगा, बस 2-3 स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे आप TMB डालने से पहले जो वॉश कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी डालने के बाद इंक्यूबेट किए 1 घंटा 37 पे, आगे दूसरा और तीसरा नंबर का बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वॉश टाइप ड्राई के बाद TMB ना डाल के उसमें सेकेंडरी डालोगे इस जगह पे इनडायरेक्ट में, और जो तीसरा बायोटिन स्ट्रेप्टाविडीन है वहाँ पे बायोटिन स्ट्रेप्टाविडीन का सोल्यूशन डालोगे, फिर उसको 1 घंटा रखोगे, फिर उसके बाद टैप वॉश एंड टैप ड्राई करके TMB डाल के फिर स्टॉप सोल्यूशन डाल के उसकी OD लोगे। फ्लो में मैं एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कर दिया हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप उसको इग्नोर करें। आप एक बार में अगर कैप्चर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि कई चीज़ को कई बार बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को कई बार रुक के बहुत बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको उसके लिए बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट हाँ, उन सब के लिए भी आप सोचिए जो बेचारे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा देर से समझते हैं, ठीक है। तो सबकी ब्रेन पावर, सबकी एनालिटिकल पावर, सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी नहीं होती है, तो आप उन सब के बारे में भी सोचें और हमारी इस रिपीटेशन को इग्नोर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार बना रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हम कोई और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए डालें तो आप उसे देख सकें। कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, मेल करें, मैसेज करें, बट पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपका जवाब देने में, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहीं पे विदा लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छा करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।